हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसकी आज हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेंजीन के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब जो बेंजीन की रिंग के रिएक्शंस होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। अगर यहाँ नहीं समझोगे 12th क्लास में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। 11th क्लास में तो टॉपिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12th क्लास में भरपूर है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब देखो हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक एक बात ध्यान से सुनते जाना, जहाँ भी जो भी बात समझ में नहीं आए तो रिवर्स करके देख लेना, दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, तो मैं तब हर एक बात समझ में आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। देखो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ बेंजीन के लिए नहीं है, ये बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैकेनिज्म, तो एक बात बता दें कि जैसे अगर हमने पिछली वाली मतलब जो जब से एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, तो एक वीडियो मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग होती है वो प्लेनर होती है। कैसी होती है? प्लेनर होती है। और उसके अबव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था, अगर उस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें हर एक बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ समझा देते हैं जो तुम्हारी हेल्प के लिए है। ये मान लो क्या है, ये है सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है इस तरीके से। बस सिर्फ मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ समझाऊंगा, बाकी तुम्हें आराम से अपने आप समझ में आएगा। देखो ये जो होते हैं ये पाई ऑर्बिटल हैं। क्या है? पाई। और यहाँ भी होगा। तो बेसिकली समझो कि जैसे कभी 4 पाई देखी है, कभी टेबल देखी है ना, तो ये जो रहे ये समझ लो कि ये ऊपर एक टेबल रही है और नीचे इसके पैर हैं। समझ रहे? जैसे कभी अगर टेबल बनाते हो स्कूल टाइम में तो इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ये समझ लो, ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं ये सोच लो कि ये इसके पैर हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं समझ लो ये ऐसे लगे हैं। अब थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। देखो तो इसमें हम इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखने को मिलता है कि अबव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ये कम स्ट्रांग होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? लूजली हेल्ड। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देख लेना। देखो इसका मतलब ये मान लो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव। अगर मैं पूछूं नेगेटिव से कौन सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो करता है पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। तो देखो ये है क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो नेगेटिव से मोहब्बत करेंगे उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। देखो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का नेचर अगर तुम देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। समझ रहे? मतलब देखो बेसिक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो 3 स्टेप फॉलो करती है। मतलब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएंगे, सब कुछ करेंगे, बाद में समझाएंगे। तो इसके 3 स्टेप हैं कि सबसे पहले जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए जो अटैक करने वाला है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की। क्या होगा क्या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक रिएजेंट है, रिएजेंट मतलब जो अटैक करने वाला है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट सॉरी है। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से बना है कि देखो अब तुम्हें बेसिक इसकी हम थोड़ी इनऑर्गेनिक में चलते हैं। जैसे मान लो NaCl है, तो Na को कभी कभार तुम इस तरीके से लिखते होगे कि नहीं लिखते होगे? मतलब बस लिखने को बता रहे हैं। मतलब एक चीज़ पॉजिटिव होती है तो एक चीज़ नेगेटिव होती है। कुछ कहानी यहाँ भी ऐसी होने वाली है कि यहाँ जो एक बॉन्ड होंगे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। ये जब इसके पास आ जाएंगे तो ये
इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव मतलब दो लोन पेयर आ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो जिसके पास पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोफाइल, क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और जो नेगेटिव होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखो फाइल मतलब होता है लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो काम होता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो हमें तो इसका न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला स्टेप हो गया कि नहीं समझ में? देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास है Cl2 कुछ इस तरीके से होता है, याद रखना। और इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके साथ होता है AlCl3। तो रिएक्शन हो जाते कुछ इस तरीके से कि ये सोच लो कि इसके दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, तो ACl पॉजिटिव हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है, ये वाली चीज़ इसके साथ आ जाती है। तो कंपाउंड बनता है Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। तो इसका मतलब कि यहाँ क्या होगी, यहाँ हो गई है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल आ गया कि नहीं अपने पास। अब और देखते हैं, देखो तुम्हें एग्जांपल दिखा, जैसे मान लो CH3Cl है, इसकी रिएक्शन कराओ AlCl3 से, तुम्हें क्या मिलेगा कि इसके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लेके भाग जाएगा। जब ये लेके भागेगा तो इसका छत चिपक जाएगा, तो इसके पास ये हो जाएगा CH3 प्लस और ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। ये मान लो क्या बन गया तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई पूछे कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। अभी हम सारी ट्रिक बताएंगे, सब टिप्स बताएंगे जो भी पॉसिबल है, सब तुम्हें बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, लेकिन सुनते जाओ, पहले स्टेप सुनते जाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टेप नंबर 2 डालो, क्या आखिरकार दूसरे स्टेप में क्या होता है। देखो अब देखो दूसरे स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कि सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होना चाहिए। इसे बोलते हैं अरेनियम इंटरमीडिएट। मतलब जो बेंजीन रिंग है ना, अब उसके साथ कुछ खेल होने वाला है, अब उसी खेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। दो कुछ ज़रूरी बातें याद रखना। जैसे मान लो बेंजीन होती है, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे सबसे अच्छा अटैक कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा कि नहीं करेगा। तो सोच लो कि इसका अटैक यहाँ होने वाला है, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि मान लो कंटेनर है, तो इस ग्रीन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और इस कलर से हम लोग कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो क्या इसके साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे क्या, तो वही उसने किया, तो ये जाके इसके साथ चिपक गया, तो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से। देखो बात ऐसी है कि ये तो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया है, लेकिन स्टेबल तो होना है। तो ये डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे दिए जाएंगे, मतलब इन दो पाई इलेक्ट्रॉन के यहाँ शेयरिंग हो जाएगी और बॉन्डिंग बना लिया जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा H और E, और ये तो ब्रेक हुए नहीं, ये भी नहीं हुए हैं। अब देखो मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या समझे, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये समझ लो कि एक प्रकार का क्या है, इंटरमीडिएट है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एरेनियम आयन। ये एरेनियम कहाँ से शब्द आया, सबसे पहले सुनते हैं, वो आया है एरिन से। एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो जो एरेनियम आयंस होगा ना, वो किस तरीके से स्टेबलाइज्ड होगा, वो होगा रेजोनेंस से।
क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आखिरकार यहाँ देखो कि नहीं, देखो चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसकी रेजोनेंस हमें देखने को मिल जाएगी। अब देखो रेजोनेंस दिखाते हैं तुम्हें किस तरीके से होगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए रहा, देखो ए रहा, ए रहा, एच ई, और यहाँ क्या रहा है, ये रहा है पॉजिटिव चार्ज। समझे कि नहीं समझे? तो ये पॉजिटिव चार्ज के गैप को पूरा करने के लिए यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ को दौड़ेंगे। जब ये वाले यहाँ को दौड़ेंगे तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डबल बॉन्ड है, H है और E है। जब ये वाले यहाँ भागेंगे, मतलब सोच लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज और डबल बॉन्ड। वैसे रेजोनेंस को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ उतना बताया तो तुम्हारी ज़रूरत है। देखो तो इसके गैप पूरे करने के लिए यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ को भागेंगे। जब यहाँ को भागे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ आए ये पॉजिटिव चार्ज H और E। बात समझ में आई कि नहीं आई है? कि आखिरकार अगर तुम पूरे में देखोगे ना तो तुम्हें चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता मिलेगा। और चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करी जाती है। तो इसको सब अगर बराबर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इस तरीके से लिख लेते हैं H और E। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो इस बात को हल्के मत लेना, इस बात से हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले। देखो अगर तुम देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, मतलब देखो यहाँ यहाँ यहाँ। तो अगर तुम देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे। इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। अब देखो अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें बताएं तो ये देखते हैं कि जो तुम्हारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलो या एरेनियम आयंस बोलो, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? दोबारा सुनो, ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। या फिर हम इस तरीके से भी कहेंगे कि जो बेंजीन रिंग है वो इंटरमीडिएट में अपनी एरोमेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। समझे कि नहीं समझे? क्यों खो देता है? क्योंकि देखो एक तो यहाँ जो है ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और दूसरी बात है कि अगर तुम इसका जो रेजोनेंस देखने को आओगे तो देखो ये रेजोनेंस है, तो ये देखो सिर्फ यहीं तक ही सर्कुलेट कर रहा है। अगर और देखने को जाते हैं, अगर हक्कल्स रूल्स यूज़ करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जबकि हक्कल्स रूल सही होने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, 6 चाहिए, या कितने चाहिए? या चाहिए 10। और ये हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन बताते हैं कि जो इंटरमीडिएट होते हैं ना वो लेस स्टेबल होते हैं और कम समय के लिए बनते हैं। समझे? अब इसके आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं। देखो आगे कहानी सुनो बहुत ध्यान से। देखो आखिरकार हमने क्या देखा, इस तरीके से है कि नहीं स्ट्रक्चर। यहाँ क्या लग रहा है? H लग रहा है और यहाँ लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ मतलब डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, उससे अपन को मतलब नहीं। जस्ट यहाँ सुनो, देखो अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन तो लगा ही होगा ना, कुछ इस तरीके से कहानी है कि नहीं है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो कार्बन है ना, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव। और ये वाला जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो तीसरा स्टेप होता है उसका नाम है, स्टेप नंबर 3 डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ
ऑफ प्रोटॉन। देखो एक बात बता दें कि जो प्रोटॉन बोलते हैं उसी को ही हम H प्लस बोलते हैं। H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? जैसे अगर मान लो सिंपल सा H है तो इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अगर मान लो H प्लस है तो इसके पास सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है ना। अब इसको तुम चाहे प्रोटॉन बोलो चाहे H प्लस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो आगे की बात सुनते हैं। तो इस स्टेप में पता है क्या होगा कि जो तुम्हारे पास देखो इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन रिंग पे आ गया है, लेकिन मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो बेंजीन थी और ये मान लो क्या है इलेक्ट्रोफाइल थे और हम क्या बोलते हैं, ये मान लो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन ने तो रिएक्शन कर ली है। अब बाहर कौन घूम रहा है? बाहर घूम रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि इस बेंजीन में से एक प्रोटॉन मतलब H प्लस अपनी तरफ खींच लेगा। देखो इस तरीके से खींचेगा, जैसे मान लो इस तरीके से बना लो। रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, लोन पेयर है। तो सोच लो कि इसका ब्रेक हो गया और ये इसने खींच लिया इस तरफ, और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे रिंग के अंदर। ये वो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे यहाँ, हाँ। और ये रिएक्शन होती है फास्ट। कैसी रिएक्शन होती है? फास्ट। मतलब जो हमने सेकंड स्टेप पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है ना, या इंटरमीडिएट जो होता है, वो रिएक्शन स्लो होती है। और जो रिएक्शन स्लो होती है वही डिसाइड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, तो बताना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या उसका इंटरमीडिएट मतलब एरेनियम। तो जो फास्ट कौन सी होती है? फास्ट होती है ये वाली, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है फलाना ठिकाने से इस पर वीडियो बना चुके हैं, और जो मेन तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स समझ में आएगी, सब कुछ बात समझ में आएगी, वो तुम्हें 12th क्लास में समझ में आएगी। अगर 11th में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेगा, ये खींच लिया और ये रहा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड, और ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन गया, H न्यूक्लियोफाइल। तो जब इसने रिएक्शन कर ली तो दोबारा बेंजीन ने क्या करे हैं, अपने एरोमेटिक जो कैरेक्टर थे दोबारा गेन कर लिए हैं। गेन क्यों कर लिए? देखो क्योंकि सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। और इसको तुम इस तरीके से भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। जो देखो सब कुछ हो गया, कहानी पूरी की नहीं है। अगर इतना सोचो तो इतना तो तुम्हें समझ में आता ही है बेंजीन का, इसके साथ और लगा दो, जहाँ H था वहाँ E आ गया, बस इतनी सी बात है। तो एरोमेटिक कंपाउंड शो करने लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी, कि आखिरकार ये सब किस तरीके से हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आखिरकार मैंने कहा था ना कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। जो रिएजेंट होते हैं अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, उनको जनरेट करना पड़ता है। तो अगर कोई जनरेट हो तो कोई ना कोई तो कर रहा है ना। तो आखिरकार यहाँ लिखो रोल्स ऑफ कैटलिस्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे बता दें कि कैटलिस्ट मतलब एक प्रकार के, ये सोच लो, कंपाउंड होते, केमिकल्स होते, रिएजेंट होते, कुछ भी समझ लो, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते, मतलब जल्दी रिएक्शन करा देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो तुमने A एंड B की रिएक्शन करा रहे हो, A प्लस B की रिएक्शन करा रहे हो, और इसमें C कोई कैटलिस्ट है। वैसे मैं कैटलिस्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, तो एक बार वो सब वीडियो देखोगे तो 101% तुम्हें समझ में आएगा। A प्लस B क्या है, A बना रहे हैं AB, तो पता C पता क्या कराएगा, इन दोनों का रिएक्शन जल्दी करा देगा। तो देखो सिंपल सी बात यही है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पंडित जी हैं। आखिरकार शादी हनीमून तो लड़का लड़की का होता है, सब कुछ होता है। पंडित जी तो क्या करते हो, शादी को जल्दी संपन्न करा देते हैं। तो वो जस्ट कैटलिस्ट की तरह है। हाँ देखो, तो बता दें कि जो
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं ना, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। और जो कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं लुईस एसिड या प्रोटोनिक एसिड। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आखिरकार सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये लुईस एसिड होते क्या हैं। वैसे मुझे जितना लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि लुईस एसिड क्या होते हैं और प्रोटोनिक एसिड क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं रिवाइज कराने के लिए कि लुईस एसिड क्या होते हैं, प्रोटोनिक एसिड क्या होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। देखो, लुईस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो समझे, लुईस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में से, कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटोनिक एसिड क्या होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम दिखाते हैं तो क्या होते हैं, FeCl3। प्रोटोनिक एसिड वो एसिड कहलाते हैं जो H+ फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि H+ जो फॉर्म करें प्रोटोनिक एसिड होते हैं, जैसे H2SO4, ये सब उसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो देखो अब कहानी सुनो आगे की, अब तुम्हें समझ में आएगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, जैसे मान लो Cl है, Cl2 है, तो ये कंपाउंड क्या है, अगर अकेला रहे तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब समझाते हैं। जैसे मान लो इस कंटेनर के अंदर सिर्फ Cl हैं, तो नॉन पोलर ऐसा हुआ कि दोनों क्लोरीन के पार्टिसिपेशन बराबर रहेगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे। लेकिन मान लो देखो, मान लो एक स्कूल है, इस स्कूल में बॉयज़ स्कूल है, तो सब की दोस्ती अच्छी है, कोई भी किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं है। लेकिन मान लो एक दूसरी तरफ क्लास है, उसमें कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, जहाँ लड़का लड़की आई वहाँ पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। देखो, जैसे मान लो Cl दो अच्छे दोस्त थे, अगर ये मान लो अकेले रहें तो इनमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बीच में रहेगा दोनों बॉन्ड के। लेकिन Cl और Cl हैं दूसरी कंडीशन में, और यहाँ कंपाउंड है FeCl Cl। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली है लुईस एसिड। देखो, अगर तुमको इसको ऑब्जर्व करोगे देखो तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। 2, 4, 6 और स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए पड़ते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने को स्टार्ट होगा। देखो, जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर Cl है और ये रही FeCl3। इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से बनाते हैं। हमने मान लो इसको इस ग्रीन से बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम पिंक से। तो ये जो क्या करेगा, ये जो ग्रीन वाला, ये अपनी तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को खींचना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो इनके पास आ जाएगा पोलराइजेशन। मान लो कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड खिसक गया है तो Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड खिसक गया है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये डेल्टा मतलब होता है स्मॉल चार्ज है, और अगर यहाँ नेगेटिव आए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया है। जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दोस्ती के बीच में दरार आएगी, वैसे वैसे दोस्ती कमज़ोर होती जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो पोलराइजेशन बढ़ता जाता है, कमज़ोर होती जाती। इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो इस यहाँ बन जाएंगे क्या, आयंस। तो देखो, ये तो बेचारा अकेला रह गया है, Cl+, और ये बना कंपाउंड क्या, FeCl Cl और Cl, और ये रहा इस तरीके से कंपाउंड। अब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लोरीनियम आयन। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की
चाहत हो। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी बातें तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। देखो अगर कभी तुमने रिएक्शन अगर हल्की फुल्की भी याद हो अल्कीन्स की, तो जब अल्कीन्स रिएक्शन करता है, एडिशन रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सुन लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो तुमने उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि उसे कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होती है? उसे कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी रिएजेंट होता है वो उसे खुद ही पोलराइज कर लेता है। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और मान लो यहाँ Cl है, ये Cl है और ये Cl है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एक ए है ना, ये डबल बॉन्ड, ये खुद ही अपने आप इसको पोलराइज कर देगा। क्यों कर देता है? क्योंकि जो अल्कीन्स होता है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन नहीं होता है। अगर इसके पास डी लोकलाइजेशन नहीं होगा तो क्या कर देगा, ये आराम से रिएजेंट को पोलराइज कर देगा। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है, मतलब पूरे में चार्ज घूमता रहता है। तो जब चार्ज पूरे में घूमता रहेगा तो फुल इफेक्ट के साथ रिएजेंट को पोलराइज नहीं कर पाएगा। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है तो तुम्हें उस रिएजेंट को पोलराइज करना ही पड़ेगा। तो उस रिएजेंट को पोलराइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ बेसिकली कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली लुईस एसिड होते हैं या फिर होते हैं प्रोटोनिक एसिड। मतलब अगर सिंपल सी बात करें तो एसिड हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं इसके फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या क्यों यूज़ करते हैं। समझे कि नहीं समझे? और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबकी पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो देखो मैंने फुल कोशिश करी है, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लिख देना। लेकिन कम से कम इस टॉपिक को 3 बार ज़रूर देखना। 3 बार में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब जाके कमेंट्स करना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें समझाने की। तो अगर हम लोग दोबारा रिवाइज करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि उसका फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है उसमें देखना कि कौन किस साइड आ गया है। फिर जो दूसरा प्रोसेस करते हैं उसमें हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बोकैटाइन पे अटैक कर देता है। और तीसरा जो स्टेप होता है वो हमारे पास स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जैसे रिमूवल प्रोटॉन होता है तो बेंजीन जो होती है अपनी एरोमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, दोबारा गेन कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। और कैटलिस्ट का भी हमने रोल बता दिया। आखिरकार कैटलिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक के, क्योंकि वो रिएजेंट को पोलराइज करने में हेल्प करता है। अगर तुम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करोगे तो रिएजेंट पोलराइज नहीं होगा, और अगर रिएजेंट पोलराइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। जाते जाते तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देते हैं कि देखो यहाँ जो चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन का, वो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक हो रहा है, ऐसे इस तरीके से, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया जा रहा, इस तरीके से हो रहा है। मतलब अगर कभी तुमने झूला झूलते देखा हो तो इस तरीके से होता है। एक गोल वाला झूला होता है और एक होता है इस तरीके से। तो इसमें जो हो रहा है इस तरीके का झूला है, और इसमें होता है ये होता है गोल वाला झूला। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम, क्योंकि बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख देंगे बाल के तोर, मरवा के छोरे के नाल के डैश अपनी दिल्ली से तेरा दून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में?